नमस्कार साथियों, मैं आपका शशिकांत आपके बीच फिर से एक नई क्लास लेकर आया हूँ। और सर्वोदय क्लासेस की तरफ से पदमपुर श्री गंगानगर से। और यहाँ के जो संचालक हैं वो है मनीष राणा सर। तो हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे? तो हमने बात की थी मेवाड़ की। इसकी मेवाड़ की मेवाड़ की बात की थी। मेवाड़ मेवाड़ के इतिहास की। इसकी मेवाड़ के, हाँ, इतिहास की बात की थी। तो आज कल हमने बात की थी मेवाड़ के इतिहास की। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश पढ़ा। जो भौगोलिक प्रदेश में कल मैंने आपको दक्षिण राजस्थान के कुछ जो जिले बताए थे। कौन कौन से बताए थे? मैंने इसके अंदर आपको बताया था चित्तौड़। चित्तौड़। दूसरा राजसमंद। राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। ये हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र। जो वर्तमान जो मेवाड़ का क्षेत्र है, जिनको इन भागों में बांट दिया गया है। किसमें? चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर। मुख्यतः इसमें 5 जिले आते हैं। तो कल हमने गुहिल वंश की जो स्थापना थी, गुहिल आदित्य, जो हमें सामूल्य अभिलेख मिला था, उसके अनुसार हमने जयंतक के बारे में पढ़ा। जो गुहिलों के पीछे नाग जैसे महेंद्र, गुहिल, शीलादित्य है, तो जो अभिलेख मिला उसके बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ा। इसकी जो जो आधिपत्य जो शुरुआत मिलती है वो कब से मिलती है, वो मैंने जो अभिलेख मिला था वो सामूल्य अभिलेख है। ये कब मिलता है? 646 ईस्वी में। 646 ईस्वी में। सर कहाँ मिलता है? उदयपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है हमें दोस्तों? उदयपुर में मिलता है सामूल्य अभिलेख। तो इसके अनुसार हमने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा? हमने एक तो पढ़ा इसके जो सीवी जनपद था, जो मेवाड़ का प्राचीन नाम भी मिलता है। मेवाड़ का और प्राचीन नाम क्या मिलता है? प्रागवाट, मेदपाट। मेदपाट इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेर जाति के लोग रहते थे। प्रागवाट इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा क्योंकि यह पठारी क्षेत्र है, इसलिए पड़ा। और सामूहिक लेख में हमने ये पढ़ा जो सीवी जनपद है, जो कहाँ से आया था, मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ से? पंजाब से। पंजाब से क्यों आया था? पंजाब से इसलिए आया था कि, चलो आप ये कमेंट करके आप बताओ कि जो सीवी जनपद था वो कल मैंने आपको बताया था, और ये वो कहाँ से आया है। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो और मैंने इसके अंदर जो सीवी जनपद था उनका जो मुख्य, उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे महंतर। महंतर का उसका नाम क्या था? तो नाम नाम मिलता है उसका जयंतक। क्या नाम मिलता है? जयंतक। जयंतक ने क्या करवाया था उदयपुर में? उदयपुर में क्या कराया? अरण्यवासिनी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसका? अरण्यवासिनी जो माता, जो वर्तमान में किसके नाम से जानी जाती है? वर्तमान वो जावर माता के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? जावर माता के नाम से। तो हम आगे जावर माता के नाम से जानी जाती है। उसका जिनका ये मंदिर है, कहाँ मिलता है? उदयपुर में। मंदिर कहाँ में है? उदयपुर में। तो आगे हम बात करें, जैसे जो जयंतक था, फिर इसने क्या किया था? ये मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, मूर्ति की स्थापना होगी, इसने क्या किया था? मैंने आपको बताया था कि इसने देवबुक नामक स्थान पर जाकर क्या कर लिया था? अग्नि स्नान कर लिया था। क्या कर लिया था दोस्तों? अग्नि स्नान कर लिया। अग्नि स्नान आपको पता ही होगा, जैसे पहले के समय में रानियां थी जोहर करती थी, और जो पुरुष थे, अगर जैसे जिसको मोक्ष की कायरता दिखा के जयंतक ने नहीं किया था अग्नि स्नान, इसने अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या किया था? अग्नि स्नान कर लिया। कौन, किसके, क्या नाम था उस स्थान का? तो देवबुक। क्या नाम होता है? देवबुक स्थान का नाम होता है। तो अच्छा, तो हमने जो ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सामूहिक लेख पढ़ा, 646 में मिला, उदयपुर में मिला, उनकी जो भौगोलिक प्रदेश है ये मिला। तो उसके बाद हमने एक गुहिल वंश के जो राजा था, संस्थापक माना जाता है, जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसका क्या नाम देता है? कालभोज। कालभोज के बारे में हमने पढ़ा। कालभोज की उपाधि क्या थी? कालभोज की उपाधि भी आप कमेंट में बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा आज आपको। तो कल मैंने आपको कल बताई थी कालभोज की उपाधि। उपाधियां जितनी 4 उपाधियां कालभोज की, चारों की चार आप कमेंट में करके बताओगे इसमें कौन कौन सी उपाधियां बताई गई है। और कालभोज ने एक एकलिंगनाथ जी के मंदिर का जो निर्माण करवाया था, वो कहाँ करवाया था? तो मैंने आपको बताया था, जो शिव शंकर भगवान है वो कहाँ रहते थे? वो कैलाश में रहते थे। कैलाशपुरी में करवाया। कैलाशपुरी वर्तमान में उदयपुर में है। तो कालभोज के बारे में, कालभोज किनका शिष्य था? एक ऋषि मिलते हैं हमें। कौन से ऋषि? आदित्य ऋषि। कौन से ऋषि?
हारित ऋषि इनकी क्या करते थे, कालभोज गाय चराते थे, गाय चराते थे। फिर इनके इस आशीर्वाद से इन्होंने, मैंने आपको बताया था, जो आठासन देवी है उनकी इन्होंने आराधना की। तो उसके बाद इनको उन्होंने कहा था कि आप जाओ और एकलिंगनाथ जी की, कोई एकलिंगनाथ जी महादेव है उनकी जो आराधना करो, उनको खुश करो, उनको प्रसन्न करो। तो उसके बाद हरित ऋषि ने उनकी जो आराधना के बाद इन्होंने अपने शिष्य को उनके आगे एकलिंगनाथ जी से प्रार्थना की कि मेरे शिष्य को क्या चाहिएगा, एक साम्राज्य स्थापित करना है, तो उसको उसके लिए वरदान आशीर्वाद दीजिए। तो अगर वैसे मुख्यतः पूछा जाए कि काल भोज ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर मानमोरी राजा को हराकर किसके आशीर्वाद से चित्तौड़ पर कब्जा किया, आधिपत्य जमाया। तो किसके किसी एकलिंगनाथ जी की, एकलिंगनाथ जी की काल भोज ने की थी जो आराधना, भक्त तो काल भोज भी था एकलिंगनाथ जी का, लेकिन आराधना इसने नहीं की थी। आराधना किसने की थी, हरित ऋषि ने की थी, क्योंकि अपने शिष्य को कुछ करने के लिए, क्योंकि ये कहाँ जा रहे थे, ये मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जा रहे थे। जाते जाते कहा इन्होंने कि कालभोज जो एक, मैं मुख्य बात बताना चाहता, कल मैंने नहीं बताई आपको, जो हरित ऋषि है इन्होंने एकलिंगनाथ जी जो शिवलिंग मिलता है वो कहाँ मिलता है, तो एक इनकी ना गाय थी हरित ऋषि। तो वो क्या करती है, रोजाना ना एक गुफा में जाती है, और वहां जाके अपने आप दूध गिराने लग जाती है। तो हरित ऋषि ने कुछ दिन ऐसे देखा, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि कालभोज तू जा इसकी गाय के पीछे, कहाँ जाती है रोज, तो इसका ध्यान रख भी, कहाँ जाती है रोज, ये अकेली छोड़ के, पूरे झुंड को, गायों को सभी को छोड़ के अकेली भाग जाती है, कहाँ जाती है, देख क्या तू, चक्कर क्या है इसके, रोड़ा क्या पड़ा हुआ है, देख तू जाके। तो जब कालभोज गया गाय के पीछे कालभोज गया, तो इसने देखा कि गाय थी सीधे जमीन पे जाके अपने आप क्या कर रही थी, दूध गिरा रही थी। क्या कर रही थी, दूध गिरा रही थी। वो दूध किसके ऊपर गिर रहा था, तो हमारे शिव शंकर भगवान की एक शिवलिंग था जमीन में दबा, उसके ऊपर गिर रहा था। तो बाद में क्या हुआ, इन्होंने देखा तो वहां पे उसे, फिर उसके बाद में वहीं पर आज जो एकलिंगनाथ जी का जो मंदिर स्थापित किया वहीं किया हुआ। तो कई बार आपको चित्र भी मिलता है देखने के अंदर, जिसके अंदर एक जो हर कृषि एक अपने जो, जैसे रावण के पास हवाई यान जैसा कुछ था उसके अंदर बैठे हैं, तो पुष्पक विमान था जैसे जिसके ऊपर ऐसे कुछ बना हुआ, तो वो उसके अंदर हरि ऋषि बैठे हैं, अपने हरि ऋषि बैठे हैं। नीचे यहाँ पे पप्पा रावल खड़ा है, यहाँ पे अठासन, यहाँ पे एक ऐसे गोल बने पत्थर का बना हुआ जिसके ऊपर एक माता की मूर्ति लगी हुई है। तो एक माता की मूर्ति लगी है, इधर शिवलिंग लगा हुआ है। तो उसके ऊपर जो हरि हाथ जोड़ के पप्पा रावल खड़ा है, इसके पीछे एक छत्र लेके एक खड़ा हुआ है। तो छत्र तो राजा बन गया, तो छत्र तो लेके खड़ते हैं पीछे सैनिक। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दृश्य दिखाया गया उसके अनुसार। तो आगे जब इसका आई थिंक आगे क्लास में इन्होंने क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। तो हम निकल कहा जाता था कि 712 ईस्वी में, कौन सी 712 ईस्वी में मुस्लिमों का, 712 ईस्वी में मुस्लिमों का, किनका, मुस्लिमों का, जो कहाँ से आते थे, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान के आगे से जो क्षेत्र मिलता है, कजाकिस्तान से, वहां से आते थे जितने मुस्लिम थे। वो क्या करना चाहते थे, भारत का अधिकार करना चाहते थे। लेकिन 712 ईस्वी से जो पहला जो इनका सफल आक्रमण हुआ, इन्होंने आधिपत्य कब जमाया, मोहम्मद गोरी ने 1192 में, 1192 में क्या हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, कौन सा युद्ध, 1191 में, 1191 हुआ प्रथम तराइन का युद्ध। ठीक है, तो जब ये क्या, तो इसके बीच में डिस्टेंस मिलता है कम से कम हमको 480 साल, कितना मिलता है, 480 साल। जो इन्हें इसके अंदर जितने भी युद्ध, जितने भी आक्रमण हुए, अकेले राजस्थान एक हमारा ऐसा क्षेत्र मिलता है, राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों ने भारत की रक्षा की थी। राजस्थान के जो राजपूत राजा थे, राजपूत लोग थे, राजपूत जो भी यहाँ पे जनजाति की, जो भी जनजाति के लोग रहते थे हमारे राजस्थान के अंदर, जितने भी लोग हैं सभी महानता पूर्वक रहते हैं, सभी सम्मान योग्य हैं, जो हमारे पूर्वज रहे सभी को सम्मान योग्य है। तो समान के पद योग्य है। इसके अंदर मैंने आपको बताया 1192 के अंदर क्या क्या तराइन का द्वितीय युद्ध किन किन के बीच है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। किन किन के बीच है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कहाँ का शासक था, मारवाड़ का, कहाँ का शासक था, मारवाड़। मारवाड़ के अंदर मुख्य क्षेत्र मिलते हैं जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ऐसे करके कुछ क्षेत्र मिलते हैं इसके अंदर, जैसे जालोर, तो बाड़मेर। तो इसके आगे इन्होंने क्या आधिपत्य कर लिया। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी जीत गया। प्रथम युद्ध जीता कौन जीता, प्रथम युद्ध जीता चौहान, और द्वितीय युद्ध कौन जीता, गोरी जीता द्वितीय युद्ध। तो इसके बाद में इन्होंने ये कर लिया। तो इसके बाद मैंने आपको ये बताया था, इसके बाद ये बप्पा रावल था, कौन था, बप्पा रावल, कालभोज था। तो इसके आगे ये आपने बताया गया कि मैं आपको बताऊं, हमने ये कल यहाँ तक पढ़ा था कि जब 712 ईस्वी में क्या हुआ था, और ये कर लिए 480 साल के बाद हमने ये 1192 ईस्वी में तराइन कर दी, युद्ध हुआ, यहाँ तक पढ़ा। तो उसके बाद जब हमने कालभोज का जो मुख्य सैन्य अभियान पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सैन्य अभियान,
किसके? कालभोज के। आगे हम इसके आगे चर्चा करेंगे कालभोज ने और क्या क्या कांड करे हैं, क्या क्या मुख्य अच्छे कार्य किए हैं, क्या बुरे कार्य किए हैं, क्या उन्होंने किया क्या नहीं किया, आगे हम उसके बारे में सैन्य बयान मिलता है, उसने कहाँ तक राज किया। तो मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इसके अंदर। उम्मीद है कि इसमें जितना भी मैं आपको करवा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे, इसको इससे मेरे को भी पता चलेगा कि मैं जो मेरा जो इसके अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है और क्या नहीं समझ में आ रहा। तो हम आगे हम बात कर रहे थे किसकी, तो 1192 ईस्वी कौन जीत गया? गौरी जीत गया। कहाँ अधिकार कर लिया? दिल्ली पे कर लिया। कहाँ कर लिया? दिल्ली। किसने कर लिया? मोहम्मद गौरी। जो कहाँ से आया था? जो भारत के बाहर से आया था, जिससे कजाकिस्तान से, जो सिंध से आया था, जो सिंध का राजा थे वो, जहाँ पे इसके अंदर मोहम्मद गौरी है जो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान अफगानिस्तान से कहाँ से आया था? अफगानिस्तान से। तो आगे हम बात करते हैं बप्पा रावल ने क्या किया था। पहला मैंने आपको बताया था कि इसने 700 कितने ईस्वी में, 734 ईस्वी में क्या कर लिया था? 734 ईस्वी इसने जो मुख्यतः मैंने बोलते 734 महानमौरी को मार के इसने मौर्य राज्य था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन मिलता है? तो बोलता है महानमौरी का। मौर्य काल का जो अंतिम जो शासन काल था वो कहाँ मिलता है हमें? कहाँ मिलता है? तो वहाँ मिलता है चित्तौड़ पे। चित्तौड़ से महानमौरी को वहां पे पीटा, मारा, भगा दिया वहां से बप्पा रावल ने। बप्पा रावल ने भगा दिया तो वो वहां से भाग गया। तो 734 आधिपत्य किसने कर लिया? हमारा गोइलों ने कर लिया। गोइल वंश का स्थापना कर दी। और वहां पे जो बप्पा रावल थे अपने कालभोज थे, कालभोज ने क्या चित्तौड़ पर 434 तो प्रथम सैन्य बयान इनका ये मिलता है। तो दूसरा मिलता है सैन्य बयान गजनी की विजय। वैसे इसको गजनी बोल सकते हैं। गजनी का एक, जब उस समय गजनी का एक राजा होता था, गजनी का राजा, एक गजनी का राजा था, उसका नाम क्या मिलता है हमें? सलीम। क्या नाम मिलता है? सलीम। इसके मुख्य कोई सन नहीं मिले उस समय में, कोई सन नहीं मिले हैं। तो जो सलीम है ये, इसने क्या किया? इसने ना अपनी सेना भेजी। कहाँ भेजी सेना? ये इसकी सेना है। इसने अपनी सेना को भेजा भाई तुम जाओ और भारत पर, कहाँ? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंदुस्तान पे क्या कर लो? हिंदुस्तान पे अधिकार कर लो जाके। तो आपको तो पता ही है हमारे कालभोज का, हमारे मैंने आपको 480 सालों तक रक्षा करी है। जो राजपूत, जो राजस्थान के लोग हैं, जो 480 सालों तक लड़े हैं, आके वो नहीं लड़ेंगे? जरूर लड़ेंगे। किसके लिए लड़ेंगे? हमारे जो राजस्थान के लोग हैं ये हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं पूरे विश्व में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने अपनी सेना भेजी। कहाँ भेजी? तो अफगानिस्तान से। तो पहले कहाँ प्रवेश करेंगे? मारवाड़ से मेवाड़ में ही आएंगे, राजस्थान में। कहाँ आएंगे? राजस्थान में। तो जैसे इनकी राजा आई राजस्थान में तो अपने कालभोज को पता चला भी ऐसे ऐसे करके सेना आ गई है। इसकी आ गई सलीम। सलीम कहाँ का राजा? गजनी का। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो सलीम की सेना आ गई। तो जैसे सेना ने राजस्थान के अंदर प्रवेश करना स्टार्ट किया, जैसे प्रवेश करा तो जैसे प्रवेश किया तो बप्पा रावल जी तो आगे आगे तैयार खड़े। तो उन्होंने भाई सैनिकों को इतना मारा, भगाते 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 इनको, इनकी सेना को, जो सलीम था इसकी सेना को भगाते भगाते वापस कहाँ ले गया? गजनी ले गया। कहाँ ले गया? गजनी। तो ऐसा ये देखो, कालभोज इतना महाराजा था कि जहां से सेना आई वही ले गया वापस इनको मारते मारते भी। दोबारा यहाँ का कोई भी राजा हो वो इधर आंख उठा के भी ना देख सके। तो गजनी में गया। तो गजनी तो ऐसे तो है नहीं, पास में है। तो जो गजनी कालभोज की सेना जाएगी, जो कालभोज की सेना है ये जाएगी तो इस रास्ते में खाना पीना भी करेगी, कुछ दिन रुक आराम भी करेगी, विश्राम भी करेगी। ऐसे तो है नहीं कि सुबह चले और रात को वहाँ है, रात को चले सुबह वहाँ। ऐसे कहीं दूर बहुत पड़ता है राजस्थान से। अफगानिस्तान कहाँ राजस्थान बहुत दूर पड़ता है। तो इसके आगे मैं आपको बताऊंगा ये जो सेना थी तो ये कहीं ना कहीं तो रुकी होगी, है कहीं ना कहीं तो रुकी होगी सेना जो।
तो ये सेना है जो कहीं ना कहीं रुकी है, तो जहाँ रुकी थी ना ये सेना, पाकिस्तान के कोई क्षेत्र है, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो रावलपिंडी के नाम से, इसके नाम से रावलपिंडी के नाम। तो ये रावलपिंडी इसका नाम कैसे पड़ा? पहले तो कोई नाम था नहीं वहां पे। तो जैसे सेना वहां पे, ये अभी अपने कालभोज की सेना, कालभोज की बना लेते हैं, इनके पास तलवारें थी। ठीक है, ये सेना कहीं तो रुकी होगी, जहाँ रुकी, तो मैंने आपको बताया बप्पा रावल किसकी उपाधि है? अपने कालभोज। तो बप्पा रावल की जो है, तो लोग इधर उधर जहाँ पे इनकी सेना रुकी, तो वहां पे कहते हैं वहां की जो सेना है बप्पा रावल की कहाँ रुकी है, तो बप्पा रावल की सेना रुकी। तो ऐसे करते हैं कि रावल का जो पाकिस्तान में जो जैसे पंजाबी लोग हैं, जैसे पंजाब में हमारे पंजाबी लोग हैं, तो वो पंजाबी गाँव को क्या कहते हैं? हमारे राजस्थान में गाँव कहते हैं, वो क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। तो रावलपिंडी नाम बता रहा था मैं, जो यहाँ के सैनिक रुके थे ना, ये रावल के, किसके? रावल कालभोज के। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जगह मिलती है, कौन सी? रावलपिंडी। इसका ये रावलपिंडी नाम कैसे पड़ा? तो जो ये रावल की जो कालभोज है, इसकी उपाधि मैंने आपको बताई थी, क्या नाम उपाधि थी? बप्पा रावल। बप्पा रावल इसकी, तो ये बप्पा रावल की यहाँ पे क्या रुकी थी? सेना। तेरी सेना भाई इसकी यहाँ का है, ये नहीं सेना। तो ये इस स्थान पे रुकी, तो कहते लोग कहने लगे रावल का गांव, रावल का जो पाकिस्तान के जो पंजाब के जो लोग थे, तो वो इसको क्या कहते थे? पिंड। गांव को क्या कहते हैं पंजाब के लोग? आपको पता है, गांव के लोग इसको कहते हैं पिंड, कहते हैं पिंड। तो इसका नाम, जैसे रावल की सेना रुकी थी, पिंड में रुकी, तो धीरे धीरे रावलपिंड 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 ऐसे कहा, तो इसकी सेना इस जगह क्या नाम पड़ गया? रावलपिंडी। क्या नाम पड़ गया? रावलपिंडी। जहाँ अगर आप कहीं भी रावलपिंडी का नाम सुनो, तो आप समझ लेना कि हमारे कालभोज जी की सेना, हमारे जो प्रतापिक शासक हुए बप्पा रावल जी की, इनकी सेना यहाँ, इसी के कारण आज रावल, इसका रावलपिंडी का अस्तित्व है हमारे राजा के कारण। तो अच्छा, तो मैंने आपको इतनी बात बता दी। इसके आगे जो हम रावलपिंडी बता दी, तो इसके आगे मैंने जो इसके जो नाम है रावलपिंडी यहाँ पे रुकी, तो उसके बाद में कहाँ गया? यहाँ पे जो बप्पा रावल थे, रावलपिंडी से आगे थे, कहाँ गए? गजनी। कहाँ गए? गजनी। गजनी के शासक कौन थे बताइए आपको मैंने? तो सलीम, सॉरी सलीम। कौन थे? सलीम। तो इसकी ये भी सेना भाई, सलीम क्या सेना? सलीम कितनी सेना, हमारे बप्पा रावल कितनी सेना, तो देख लो कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये गया भाई, बप्पा रावल जी यहीं बढ़ गए, गजनी में जाके, गजनी में आ गए, पीछे लगा दी सेना को, वहां खुद ये रे खुद तो पीछे लग गए इनके, इनको यहाँ से सलीम को क्या मार दिया। तो यहाँ का मार दिया, तो यहाँ का तो जो ये यहाँ का जो गजनी का जो जो यहाँ पे बना हुआ था सिंहासन था, जहाँ पे ये राज करता था, वहां पे कुछ तो महल दुर्ग कुछ तो बनाया होगा इसने, ऐसे तो है नहीं दोहरे पे बैठ गया लेके, हम कुर्सी लेके बैठ गया और राज रानी शासन करने लग गया, ऐसा तो था नहीं कुछ। तो जब जहाँ पे जब मुस्लिम का जो गजनी था, तो यहाँ पे कालभोज चला गया। कालभोज निकलेंगे जैसे इतनी मेहनत करके इतना खर्चा भी लगा, उस दूर गया, तो इसने ऐसे सोचा ही होगा कि हम कैसे इतने खर्चे को जाया थोड़ी करेगा, जाया थोड़ी करेगा। हम बेसिक सी बात है, हम अगर कहीं चले जाते हैं तो जिस चीज की हमें मिल भी जाए, तो हम उसको ऐसे थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे, लेके आएंगे साथ में। हमारी उसमें के अंदर क्या गया, हमारे उसमें मेहनत गई है, हमारा पैसा उसमें अंदर खर्चा लगा है। तो यहाँ पे गजनी में आ गया, इसने गजनी में इसने सोचा भी गजनी में किसी को शासक बनाए, किसी को वहां के इतने जो इतने घर परिवार के बंदे को रख देते हैं, साथ में उसकी इज्जत बनी रही। इसने क्या किया, और इनका भांजा उसको रख दिया वहां, यहाँ का क्या बना दिया? गजनी का शासक बना दिया। तो गजनी का शासक बना दिया, तो इसके बाद क्या हुआ? गजनी का जब इसको शासक बना दिया, किसको बना दिया? बप्पा रावल ने। अपने ये भांजा था, इसका कौन था? भांजे का नाम नहीं मिलता, इतना ही मिलता है भांजे को इसने कहाँ का, गजनी को जीतने के बाद गजनी का शासक बना दिया। तो जैसे ही देख लो, तो कालभोज मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी, दोनों सैन्य अभियान बता दी इसकी। तो हमने मेवाड़ का जो सारा जो मेवाड़ का जो परिचय है, इसके बारे में हमने बात की है। मेवाड़ के अंदर मुख्यतः कौन कौन सी, वर्तमान में कौन कौन सी जिले थी, ये भी हमने बात की है। तो इसके आगे जो दोनों इसके सैन्य अभियान थे, वो भी मैंने आपको इसकी करवा दी। तो इसके आगे जब एक मैंने आपको बताया सामूल्य विलेख के अनुसार, मैंने आपको जो सामूल्य विलेख कब मिला, कहाँ मिला? उदयपुर में मिला, और 646 ईस्वी में मिला। उसके अंदर हमने क्या क्या लिखा था? उसके अंदर अरण्यवासी मंदिर का जनतक ने इसका निर्माण कराया था। मंदिर का कहाँ करवाया था? उदयपुर में करवाया था, उदयपुर में करवाया था। तो उसके बाद कालभोज ने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था। वो कहाँ करवाया था? तो वो करवाया था मैंने आपको कैलाशपुरी में। कहाँ करवाया था? कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी में करवाया था।
तो उसके बाद जब जब ये वहाँ यहाँ से आया, वापस वापस आ गया, तो इसने यहाँ पे आके जब जब ये क्या है, अपने राजा होते हैं ना, ये अपने आप को राजा नहीं मानते, अपने आप को दीवान मानते। किसका दीवान मानते थे? कैलाशपुरी का, कैलाशपुरी सॉरी, एकलिंगनाथ जी का, कैलाश निवासी का क्या मानते थे? जो दीवान क्या होता? प्रधानमंत्री मानते, मंत्री मानते थे। तो बप्पा रावल जो है, जो मेवाड़ है हमारा, क्या है? मेवाड़, इसकी मुख्यतः शाखाएं मिलती हैं हमें 24 शाखाएं। क्या मिलती है? 24 शाखाएं मिलती है। किसके अनुसार? मुहणोद नैण से। मुहणोद नैण से मारवाड़ के जो इतिहासकार हुए हैं, ख्यात इतिहासकार हुए हैं, कर्नल जेम्स टोड, जो राजस्थान के इतिहास के पिता कहलाते हैं, उनके द्वारा द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एक बुक भी लिखी गई है। इसके अंदर जो राजस्थान की पूर्णतः जानकारी दी गई है, पूर्णतः जानकारी। देखिए 24 शाखाएं कहाँ कहाँ होगी? मैंने भारत से बाहर भी हमारे राजाओं ने राज किया था, जैसे गजनी में किया, गुजरात में किया, वागड़ में किया, और कहाँ किया? नेपाल में किया। कहाँ किया? नेपाल में। तो ऐसे करके 24 शाखाएं बनी हुई है। 24 शाखाएं थी मेवाड़ के राजाओं की, गुरिलों की 24 शाखाएं। तो वागड़ क्षेत्र कहाँ आपको पता है? वागड़ क्षेत्र गुजरात आपको पता है, गजनी भी आपको मैंने बता दिया, नेपाल जो आपको पता है, नेपाल में वागड़ तो हमारे राजस्थान में। वागड़ के अंदर दक्षिण राजस्थान के 2 जिले आते हैं, कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। वागड़ क्षेत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र। भौगोलिक दृष्टि से इसकी एक मुख्य बात भी मिलती है। क्या बात मिलती है? मुख्य बात ये मिलती है इसके अंदर जो भारत के अंदर से कर्क रेखा गुजरती है, वो राजस्थान के मुख्य 2 जिलों से गुजरती है। 2 जिले वो कौन कौन से हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनकी लगभग कितने किलोमीटर? लगभग कितने किलोमीटर? 24 से 26 किलोमीटर के बीच में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। और हम आगे बात करते, तो हमने इसकी जो पूर्णतः जानकारी है ये हमने पढ़ ली है। कालभोज की कैसे शासन, कैसे इसने अधिपत्य किया, कैसे चित्तौड़ को जीता, किससे जीता, मान मौर्य जीता था। मान मौर्य कहाँ? मौर्य शासक था, मौर्य अंतिम शासक भी कहते हैं उसे। तो जिसने कालभोज ने किसकी आशीर्वाद से वो चित्तौड़ पर अधिकार किया? तो हरित ऋषि के आशीर्वाद। किसके आशीर्वाद से? हरित ऋषि के आशीर्वाद से। तो इसके बाद हम बात करना आगे हम बात करेंगे जो कालभोज की कुछ उपाधियां बताई थी मैंने आपको। क्या बताई थी? उपाधियां। इसकी लगभग 4 उपाधियां मिलती है। एक मैंने आपको इसकी उपाधि बता दी थी, कौन सी उपाधि बताई थी वो आप कमेंट में बताओगे मेरे को। तो इसकी मैं आपको 3 उपाधियां, अन्य 3 उपाधियां बता देता हूँ। हिंदू सूर्य और राजगुरु और चक्रवे। ये कैसे पढ़ी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो ये इसकी 3 जो और है, एक वो मैंने आपको इसके पहले कई बार बता दी, वो आप कमेंट में बताओगे मेरे को मैंने क्या बोला। तो एक तो आता है हिंदू सूर्य, दूसरा राजगुरु। कौन सा गुरु? राजगुरु। इसके बाद हिंदू सूर्य, राजगुरु और ये क्या बताई थी? चक्रवे। हिंदू सूर्य की उपाधि, ये जो जिसकी उपाधि कैसे पड़ी? हिंदू सूर्य का मतलब जो 480 सालों से हमारे राजस्थान के लोग लड़ते आए थे, इनसे लड़ते आए थे। अब बाहर से इतने ही आक्रमण हुए 480 सालों में। आप सोच सकते हो 480 सालों में कितने आक्रमण होंगे। 712 ईस्वी में भी, जब 712 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में? सॉरी 712 ईस्वी में क्या कर दिया इन्होंने? यहाँ पर जो आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए थे हिंदुस्तान में, भारत में। तो जब 1192 तक मोहम्मद गोरी की जब तक दिल्ली पर आया, दिल्ली पर अधिकार किया, तब तक हमने राजस्थान के लोगों ने क्या किया? बाहर के जो जितने भी राजा थे, जितने भी युद्ध हुए, आपको पता है, हम एक एक चीज पर बार बार वार करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगी। तो राजस्थान के लोग थे जो आखिर में आगे कमजोर हो गए। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुगलों का जो पहला आधिपत्य, पहला शासन, पहला जो अधिकार था वो किस दिल्ली पर कौन से शासक ने किया? तो कौन सा मिलता है? मोहम्मद गोरी ने मुस्लिमों की जो पहली नींव रखी। जो गोरी जैसे मुगल थे, वैसे तो मुगल ही थे पर मुस्लिम थे, वैसे मुगल नहीं कह सकते, मुस्लिम कह सकते हैं। वैसे मुस्लिम ही होते हैं, पर ये इनकी अलग अलग शाखाएं होती है। जैसे हमारे राजस्थान में राठौड़ है तो ये सारे राजस्थानी, लेकिन राठौड़ है। और जैसे मेवाड़ के जैसे राजपूत हुए हैं,
तो चौहान हुए, इनके अलग अलग होते हैं। जैसे घोरी और जो मुगल मुगल बादशाह तो राजस्थान में पहली बार जो सांगा के साथ जो 1527 में युद्ध होता है मुगल बादशाह का, किसके साथ होता है? बाबर के साथ होता है। उसमें तोप खाने का इसमें दुर्गा के साथ उसने वो बाबर का जो युद्ध था पानीपत का, तो 1527 में वो जीता, तब मुगलों की जो प्रथम नींव थी वो पड़ी। तो 1192 में हम बात करते हैं, 1192 तक इन्होंने रोका तो हिंदू, अगर ये लोग नहीं रुकते इससे आगे 1192 तक अगर हिंदू से काल को जिसने वो गजनी का राज्य को नहीं हराया था, अगर उन लोग तो कमजोर हो गए थे, तो इसीलिए तो 712 ईस्वी में जो उनका सफल आक्रमण सफल हो गया। तो सूर्य हिंदू सूर्य इसलिए था कि हिंदुओं का सूर्य था, इसमें प्रकाश कर गया, इन्होंने शक्ति इनको बचाया था इनको। इसलिए जो अगर सूर्य नहीं अंधेरा हो जाता है, इनको मुस्लिमों की दीनता स्वीकार करनी पड़ती, क्योंकि और कहर मचाती है। अगर कहीं अगर जिस चीज का हमें आसपास डर नहीं होता, अगर जैसे हम आप नहीं सोच रहे हो, अगर हमारे जो गाँव है घर होता है हमारा, उसके आसपास अगर कोई क्षेत्र है, जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, ये हमारे गाँव में दूर दूर गाँव के अंदर घर है हमारे गाँव के अंदर। तो जैसे धीरे धीरे हमने क्या कहा, हमारे मारवाड़ क्षेत्र में यही इसी के कारण सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ हुई है, इसी के कारण होती रहेगी। जैसे हमारे घर के पास थोड़ी जगह पड़ी है, ये हमारा घर है, इसके पास थोड़ी जगह पड़ी, तो हमने धीरे धीरे इस पे अधिकार धीरे धीरे इस पे अधिकार कर लिया, फिर धीरे धीरे इस पे, धीरे धीरे इस पे, ऐसे इतना हो गया। फिर हमारा फिर यहाँ पे और पड़ी है, फिर इस पे कर लिया, फिर इस पे कर लिया, फिर इस पे, ऐसे धीरे धीरे करके जो पहले के राजा। तो अगर ये यहाँ पर अब नहीं होता, तो 1192 में मोहम्मद गोरी था, वो तो राजस्थान में उसका अमूमन बात है कि राजस्थान के अंदर आता और वो राजस्थान के लोगों को मार के भगा देता वहां से, और यहाँ पे अधिकार तो अवश्य जरूरी करता। इसलिए वहां पे जो राजा था, जो कौन था, काल भोसले, उसने इनकी रक्षा की, इसलिए इसको दूसरे का राजगुरु। राजगुरु राजाओं का जैसे गुरु माना गया, ये तो मुझे किसी भी आसपास जितने भी युद्ध लड़े हैं, जितने भी राजाओं को युद्ध लड़े हैं, तो उसने जीते ही हैं। तो किसी भी राजा, सभी राजा इससे क्या करते, डरते थे। चक्रवी का मतलब होता है चक्रवर्ती, इसका चारों ओर राज चलता है, चारों ओर क्या चलता था शासन। जैसे नेपाल में, गुजरात में, तो जैसे वागमने से चौकी चौबीस गजनी में, ऐसे धीरे धीरे इसकी चारों तरफ इसका ही शासन का था, इसके चक्रवर्ती, जिसे क्या कहते हैं, चक्रवर्ती कहते हैं, चक्रवर्ती राजा भी कहते हैं। तो हमारा ये जो काल भोज है यहाँ पे पूर्ण होता है, इसका मैंने अब शासन काल बताया था, क्या बताया था, 729 से 752। तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, ये काल भोज है यहाँ पे समाप्त होता है। हमने इसके बारे में क्या क्या जानकारी पढ़ी, हमने इसके अंदर खूब सारी जानकारी पढ़ी। तो इसके आगे जो राजा है, इसके बाद आपको बताता हूँ। तो जैसे इसका हमने शासन काल पढ़ा, तो इसके आगे राज्य मिलता है अल्लट। कौन सा राजा मिलता है? अल्लट मिलता है, जिसका एक अन्य नाम भी है। कौन सा नाम है? आलूरा। कौन सा नाम है? आलूरा। तो अल्लट जो राजा है, उसका तो कोई मुख्य शासन काल मिलता ही नहीं है, लेकिन उसके बाद एक राजा मिलता है जिसका नाम मिलता है जेत्र सिंह। क्या नाम मिलता है? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह, इसका शासन काल मिलता है लगभग 1213 से 1253 ईस्वी तक, इसका शासन काल मिलता है। तो इसका शासन काल मिलता है। इससे पहले आपको अल्लट राजा कौन सा पढ़ना है? अल्लट। इसका हमें कोई शासन काल नहीं मिलता है। लगभग 11वीं शताब्दी के राजा थे। कौन सी शताब्दी? 11वीं शताब्दी। तो लगभग जो 11वीं शताब्दी के अंदर, क्योंकि 12वीं शताब्दी के अंदर जेतर सिंह इससे पहले इसका बताया गया कि लगभग जो हमारे ख्यात इतिहासकार हैं उनके अनुसार लगभग ये राजा 11वीं शताब्दी में हुआ। ख्यात इतिहासकार वो होते हैं जो प्रसिद्ध इतिहासकार होते हैं राजस्थानी, जो अपने प्रदेश के अंदर प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ख्यात कहते हैं। जैसे मैं राजस्थान के अंदर मनोदय मैंने आपको बताया, जैसे कई अनेक जो प्रसिद्ध जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन रहे हैं, तो वो कौन से रहे हैं? कई रहे हैं, जिनके हमारे ख्यात इतिहासकारों के नाम जाने, जैसे कन्हैया लाल सेठी, उनके नए ग्रंथ भी हैं। तो ऐसे कई जो राजा मिले हमें, काफी राजा मिले इसके अंदर। तो इतिहासकारों ने लगभग काफी राजाओं का इसके अंदर बना, अपने अपने ग्रंथों के अलग अलग। कर्नल जेम्स टोड था, वो हमारे राजस्थान का इतिहासकार नहीं था, लेकिन उसे राजस्थान का पिता इसलिए कहा, वो पढ़ा लिखा आदमी और बाहर से है, तो उसने हमारा जो इतिहास है, हमारे जो अभिलेख मिले हैं, प्रशस्तियां मिली, उनके गहन अध्ययन किया, हमारे जो यहाँ के इतिहासकार हैं उनके साथ मिला और सारी बातें की, जानकारी ली, कैसे उसने यहाँ पे रह के देखा भी कैसा यहाँ का रहन सहन है, कैसे पहले लोग थे, लोगों से पूछा कौन सा राजा कब शिलालेख पढ़े, जितने भी खोजे उसने सबका मतलब गहन अध्ययन किया उसने हमारे राजस्थान के इतिहास पर, इसीलिए उसको राजस्थान का पिता कहा जाता है। तो हमने अब आगे क्या पढ़ना है? अल्लट। क्या पढ़ना है? अल्लट। अल्लट क्या है भाई? अल्लट क्या है? अल्लट राजा है और क्या? अल्लट का नाम क्या मिलता है? क्या मिलना है?
आलू रावल, क्या मिलता है? आलू रावल। मारवाड़ में तो आपको पता है कि नाम बिगाड़ने की तो रीत ही रही है हमारी। आलू, बचपन में इसके आलू आलू कहते हैं, बड़ा मैंने आपको बताया रावल इसकी उपाधि ही मिलती, जो जो वो मतलब शाही कुल के लोग होते थे उनके आगे क्या लगता था? रावल लगता था। आलू रावल इसका नाम रख दिया, वैसे इसका नाम क्या है? लट। जैसे ऑप्शन में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ज्यादातर लोगों को ये आलू रावल इसका नाम नहीं पता होता। बहुत कम बुक्स में बहुत कम बुक्स है जिनके अंदर इसका आलू रावल नाम दिया गया है। तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करेंगे जिसकी जो मुख्यतः जानकारी है हमें कहाँ मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दो, एक हमें अभिलेख मिलता है और एक हमें प्रशस्ति मिलती है। एक हमें प्रशस्ति मिलती है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। आठपुर विलेज, आठपुर विलेज, ये कब मिला हमें? लगभग 977 में। और एक हमें प्रशस्ति मिल रही है। क्या मिलती है? प्रशस्ति। तो ये आप पूछेंगे ये कब मिली? पहले कौन सी मिली हमें? ये मिली, ये मिली? पहले ये मिली। कौन सी मिली? सारणेश्वर प्रशस्ति मिली हमें पहले। तो हम पहले सारणेश्वर प्रशस्ति के अंदर क्या क्या मिला है इसके बारे में हम लिखने कर लेते हैं। सारणेश्वर प्रशस्ति है ये जो सारणेश्वर है ना, ये सारणेश्वर, इसके ये कहीं भी किसी भी स्थान पे बैठे तो ये आप समझ रहे हैं शिव भगवान से संबंधित रखता है, जिनको ये लोग क्या कहते हैं? एक लिंगनाथ जी। इनसे संबंध रखते हैं, एक लिंगनाथ जी से संबंध रखता है। यहाँ पे भी रणेश्वर, रणेश्वर जो है ना, ये शिव भगवान से संबंध रखता है। प्रशस्ति में क्या होता है? अब ये भी आपको होगा प्रशस्ति में क्या होगा, अभिलेख में क्या होगा और प्रशस्ति में क्या होगा, दोनों में अंतर तो है ही। तो अभिलेख में मैं आपको बता दूं, अभिलेख में वो बातें बताई जाती है अभिलेख के अंदर, जैसे कि अभिलेख है ये, इसके अंदर ये बातें बताई गई है कि अभिलेख है। अभिलेख में मुख्यतः जो राजा के जो राज परिवार होते हैं उनकी कैसी व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया अभिलेख के अंदर। और जो प्रशस्ति है, प्रशस्ति के अंदर हमेशा राजा की जो बढ़ाई करी जाती है, बढ़ाई आप समझते होंगे, मारवाड़ी भाषा में हमारे बढ़ाई कहते हैं, तो इसे हमें क्या कहते हैं? प्रशंसा। प्रशंसा किसकी प्रशंसा करते हैं? लोगों की तो करेंगे नहीं, राजा की करेंगे। राजा की प्रशंसा की जाती है हमेशा प्रशस्ति में, उसके परिवार के राजकुल के बारे में लिखा जाता है इसके अंदर, प्रशस्ति के अंदर। तो आगे हम देखते हैं इस प्रशस्ति के अंदर किसके अंदर। तो इस प्रशस्ति के अंदर सारणेश्वर प्रशस्ति में कब मिलती है? 952 ईस्वी। तो इसके अंदर इसकी एक माता जो अल्लट की माँ है, किसकी माता है? माँ, इसका नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? लक्ष्मी। क्या नाम मिलता है? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी किसकी माता का नाम मिलता है? अल्लट की माता का नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? महालक्ष्मी। इसके एक पुत्र का भी नाम मिलता है, पुत्र का नाम मिलता है। पुत्र का नाम क्या मिलता है? नरा। क्या नाम मिलता है? नरा। है नशा लग रहा है ना आपको? एक मिनट रुको। इसको क्या लिखते हैं हम? नरा। क्या नाम मिलता है? नरा। किसका नाम मिलता है? पुत्र का। किसके पुत्र का? महालक्ष्मी के पुत्र? नहीं, अल्लट के पुत्र का। किसके पुत्र का? अल्लट के पुत्र का नाम मिलता है। क्या मिलता है? नरा मिलता है। तो इसके अंदर जो इसके मुख्य बातें बताई गई, इसके अंदर जो इसने ना मंदिर का निर्माण करा, इस प्रशस्ति सारणेश्वर प्रशस्ति के अनुसार एक मंदिर का निर्माण करवाया। तो वो कौन सा मंदिर होगा? आप अनुमान लगा सकते हो, मंदिर का निर्माण करवाएगा तो ये तो किसकी पूजा करते हैं? एक लिंगनाथ जी की पूजा करते हैं, एक लिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाएगा, यही ये बात। लेकिन नहीं, यहाँ पे इसने एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी में किसने करवाया था? हमारे काल भोज ने, बप्पा रावल जी ने, उन्होंने करवाया। तो इसने आपके अनुसार किसकी पूजा की होगी, किस किस देवता का बनवाया होगा? तो मैं आपको इसने एक जो विष्णु भगवान का, इसका विष्णु देव का मंदिर बनवाया, जिसे जैसे हमें कहते हैं एक बार तो विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया था। तो विष्णु भगवान का मंदिर था जो ये बनवाया,
तो इसके बाद में क्या हुआ, विष्णु भगवान का मंदिर बनवा दिया। तो विष्णु भगवान यानी एक तो वराह मंदिर बोलते हैं उसे, किसके नाम से जाना जाता है, वराह मंदिर। जो किनका मंदिर मिलता है, विष्णु भगवान का। विष्णु भगवान का एक अवतार भी थे, वराह अवतार भी था, जिनका क्या मिलता है, इन्होंने किसने निर्माण करवाया वराह मंदिर का, और कहाँ करवाया आपको बता दो मैं। आहड़, आहड़ में करवाया। आहड़ कहाँ है, नागदा कहाँ था, नागदा में क्या था, नागदा में करवाया था गृहनाथ जी मंदिर का निर्माण, किसने करवाया था, कालभोज ने करवाया था। तो आहड़ कहाँ है, आहड़ भी उदयपुर में कहाँ है, आहड़ भी कहाँ है, उदयपुर में। तो वराह मंदिर का निर्माण करवा दिया। तो वराह मंदिर था जो, इसके अंदर इन्होंने एक बात बताई कि वराह मंदिर था, इसके अंदर जो जिन लोगों ने दान दिया था, चंदा दिया था, मतलब चंदे का मतलब समझते हो, आज भी हमारे यहाँ भी वराह मंदिर है, जैसे जैसे दान करते हैं तो वराह मंदिर है जैसे, तो इसके अंदर जो लोग चंदा देते हैं तो उनका नाम तो लिखा ही जाता है कहीं ना कहीं। जो कुछ लोग गुप्त दान देते हैं उनका गुप्त दान नाम लिख देता है। तो वराह मंदिर के अंदर जो लोग चंदा देते थे उनको क्या कहा जाता है उस समय, क्या क्या कहा जाता था, गोष्टिक। क्या कहा जाता था, गोष्टिक कहा जाता था। तो जो ये महालक्ष्मी है, ये कौन है, इसकी माता का नाम तो गोष्टिका। इसके अंदर और इसके अंदर क्या मिलता है ना, बताता हूँ। जो सारणेश्वर दस्ती इसके अंदर इसने जो इसके अंदर राज्य के अंदर जो व्यवस्था थी, वो जो नौकरशाही थी, हाँ अच्छा एक बार और बताता हूँ। जो अल्लट आई ना, इस प्रस्तुति के अनुसार, वो आगे से आठपूर्व अभिलेख है, इसके अंदर अंदर बताऊंगा मैं। इसने जो इसको बताइए कि अल्लट है जिसने इस राजा ने क्या किया था, नौकरशाही का सबसे पहले जो प्रशासनिक अधिकारी है उनका सबसे पहले गठन, नौकरशाही का गठन, उनका जनक या गठन किसे माना जाता है, अल्लट को माना जाता है राजस्थान में। तो तो इसके अंदर गोष्ठी कहा जाता है। तो इसके अंदर ऐसे अपने मंत्रियों का नाम मिला था, जैसे मंत्रियों का नाम देखा, इसके मंत्रियों का नाम है, जैसे मैं आपको बता दूं, आमेर, बांदीपति, और एक है सिंध का हक, सिंधगिरी हक, सॉरी सिंधगिरी, ऐसे कुछ करके इनके जो मंत्री थे उनका नाम देता है, इसके अंदर लिखा गया है प्रशस्ति के अंदर। और इसके पुत्र का नाम क्या है, नरा, और इसके माता का नाम क्या मिलता है, महालक्ष्मी। अच्छा, तो मैं बताता हूँ आहड़ दूजा, जैसे मैंने वो क्या बताया था अभी। तो ये जो मंत्रियों का नाम मिलता है, तो इसने जो क्या है नौकरशाही का सबसे पहले कब दिया है, ईसवी प्रशस्ति में मिलता है। नौकरशाही को क्या किया, गठन किया, कहाँ किया, नौकरशाही। नौकरशाही समझते होंगे आप, नौकरशाही जैसे अब जो लोग नौकरी करें, सरकारी करें, प्राइवेट, नौकरशाही तो है वो। नौकरशाही का जैसे गठन किया, तो इसे जो अब जो लोग नौकरियां दे रहे तो किसने किया, अल्लट ने किया। तो सबसे पहले तो ठीक है जी है। तो इसके बाद नौकरशाही का गठन करता है। और इसके अंदर एक बात और मिलती है, किसने जो प्रथम अपनी राजधानी थी किसको बनाया था, आहड़ को बनाया था, आहड़ को बनाया था प्रथम राजधानी अपने इस किस्म। तो हमने हमारी इस सनेश और प्रशस्ति के अनुसार हमें इतनी बातें मिलती है इसके अंदर। इसके माता का नाम महालक्ष्मी, पुत्र का नाम नारायण, नौकरशाही का गठन किया, उसने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। वराह कौन है, विष्णु का अवतार है वराह। और इसने जो दान देने वाले लोग हैं उनको पहले क्या कहते हैं, जैसे पहले लोग दान देते हैं उनको बाबू के भामाशाही बोलते हैं, लेकिन उसमें एक गोष्ठी कहते थे। इसके अंदर इनके मंत्रियों को जो व्यवस्था करे थे, अलग अलग जो लेन देन के समय जो अगर सैनिकों की देखभाल करते वो मंत्री अलग थे, लेन देन करते थे वो अलग थे। इसके अंदर सभी प्रकार के जिनके मंत्री थे ना, उसके सभी के नाम इसने इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो मैं बाकी मंत्री कल भी नाम और बताऊंगा आपको। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा इस क्लास में, तो हमने जो पप्पा रावल की सैन्य दूसरा सैन्य ध्यान पढ़ा, और आगे जो आठ पूर्व लेख है इसके बारे में पढ़ा, अलग का पुराना दूसरा नाम आलूराव मिलता है ये पढ़ा, प्रसारणेश्वर प्रशस्ति पढ़ा, और इनका 24 शाखाओं के बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ मैं अपने जो, हाँ ये अगर इसके अंदर कोई भी मेरी त्रुटि हो जाए तो आप उस कमेंट के अंदर जरूर बताएं, बिल्कुल। और इस क्लास को आप अधिक से आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद, राम राम सभी को, ठीक है जी।